Hello guys, so today's topic of discussion is type of possible trades in each market. In our last video, we discussed what are the different types of market, like we discussed the commodity, equity, bond, and the forex market as well, and how people trade and make profit in this market. So guys, I in this video I will be telling you what are the possible trades which you can take in these markets. अब पॉसिबल ट्रेड से मेरा क्या मतलब है, आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि आज ये रिलायंस का स्टॉक है, कैश में उठा ले। आज रिलायंस का स्टॉक है, तू एक फ्यूचर बाय कर ले और या फिर एक ऑप्शन बाय कर ले इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्राइस पे। सो भाई आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रिलायंस एक कंपनी है, उसके शेयर अगर मार्केट में लिस्टेड है, अगर मैं उसकी ओनरशिप खरीद रहा हूँ तो उसका मैं कैश से क्या मतलब है, मैं ऑब्वियसली कैश में अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करूंगा और उसमें जो शेयर है वो स्टॉक उसका खरीद लूंगा। बट कभी कहते हैं कि कैश में मत खरीद, इसको डेरिवेटिव में खरीद, इसका फ्यूचर लॉट उठा ले, इसका ऑप्शन लॉट उठा ले। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, हम लोग जब अल्टीमेटली हमारा मोटिव रिलायंस में शेयर खरीदना है, रिलायंस का ओनर बनना है और उस कंपनी के प्रॉफिट्स में से अपना हिस्सा एज अ डिविडेंड लेना है, तो हम लोग उसको उसमें कैश के अलावा और कैसे उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको समझाता हूँ टू स्टार्ट विद कि कैश मार्केट से क्या मतलब होता है लोगों का। हम लोग रेफरेंस के लिए एक कंपनी उठाते, चलिए रिलायंस ही उठाते हैं। अब मैं बोलता हूं कि मुझे वो कैश में उठाना है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे गाइस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि इंसान के दो मोटिव हो सकते हैं मार्केट में। एक इंसान इन्वेस्टर बनना चाहता है, दूसरा हो सकता है इंसान बस स्पेकुलेट करके एक ट्रेड करना चाहता है और उसमें प्रॉफिट रेट कमाना चाहता है। स्पेकुलेशन क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है कि आज आपने खरीदा, थोड़े दिन में या थोड़े देर में या आज ही हो सकता है, आज ही इंटरडे में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो गाइस स्पेकुलेशन का मतलब यह है कि एक फ्लक्चुएशन से जो छोटी से छोटी फ्लक्चुएशन आ रही है, न्यूज बेसिस पे हो सकती है, किसी और बेसिस पे हो सकती है, छोटी से छोटी फ्लक्चुएशन का फायदा उठाना और जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाना। इन्वेस्टर का मोटिव क्या होता है, उसके पास एक सरप्लस है, उसके पास सरप्लस कैश है, तो वो जगह जगह इन्वेस्ट करता है, सेविंग्स अकाउंट में रखता है, फिक्स डिपॉजिट करवाता है, बॉन्ड्स खरीदता है, तो कुछ पैसा वो इक्विटी में भी डाल देता है कि ठीक है मैं एज ए इन्वेस्टमेंट आज से 10 साल या 15 साल बाद मुझे कार खरीदनी है, मुझे अपना घर खरीदना है, उसमें मैं विड्रॉ कर लूंगा लेटर ऑन। So guys, the motive can be different. The trader motive is to speculate and earn profit as soon as possible, and the investor motive is to remain invested for a longer duration. So guys, जब मैं बोलता हूँ कि कैश में खरीदना, तो कैश में मोस्टली इन्वेस्टर डील करेगा, क्योंकि उसको आज स्क्वायर ऑफ नहीं करनी है पोजीशन, आज लिया उसको हो सकता है वो सालों तक होल्ड करे वो अपनी पोजीशन। तो जब कहते हैं कि आप कैश में खरीदिए, तो इंसान को अगर मान लीजिए रिलायंस के, मुझे आज इस समय रिलायंस 2,000 रुपये के आसपास उसका स्टॉक चल रहा है, अगर मुझे 10 शेयर लेने हैं तो मुझे 20,000 पे करने पड़ेंगे। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 है तभी मैं खरीद सकता हूँ। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 है, मैंने 10 शेयर का ऑर्डर लगाया, मैंने खरीद लिए, 20,000 मैंने दे दिए और मेरे पास उसके वो शेयर्स आ गए। इसे कहेंगे हमने कैश में डीलिंग करी। अब हमारे शेयर, हमारे डीमेट अकाउंट, जो मैं समझाया था डीमेट अकाउंट क्या होता है अपनी लास्ट वीडियो में, अब वो शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। अब हम रिलायंस के ओनर्स हैं, हमारे पास रिलायंस के 10 शेयर्स हैं। ये हो गया हमारा कैश में ट्रांजेक्शन। अब मैं बोलूँ, जैसे मैंने बताया कैश में अगर आपको 20,000 रुपये के स्टॉक खरीदने थे तो आपको पास 20,000 रुपये अकाउंट में होने चाहिए थे और आपने 20,000 रुपये खरीद लिया। अब जो ट्रेडर है उसका मोटिव है ही नहीं मुझे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे एक स्पेकुलेशन से कमाना है। मतलब मुझे मालूम है आज रिलायंस 2,000 है, कल या परसों वो 2,050 हो जाएगा, तो जो बस 50 रुपीज़ का जो आ रहा है छोटा सा चेंज, मुझे उससे कमाना है। और अगर मैं 10 शेयर्स लूंगा, अगर मैं सिर्फ 10 शेयर लूंगा तो 50 इंटू 10 मुझे सिर्फ 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। वो कह रहा मेरे अकाउंट में भी 20,000 रुपये हैं, बट मुझे बड़ी पोजीशन बनानी है क्योंकि मेरे को छोटे फ्लक्चुएशन पे खेलना है। तो अब डेरिवेटिव्स, जो स्पेकुलेटर्स है मार्केट के लिए, उनके लिए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए। डेरिवेटिव में सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो मैं आपको और आगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए एक फ्यूचर का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसमें क्या करूंगा, मैं 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में, तो मैं इस बार 20 शेयर नहीं लूंगा, सॉरी 10 शेयर नहीं लूंगा। 10 शेयर लेते ना मैं 2,000 इंटू 10 20,000। अब मैं उससे ज़्यादा शेयर ले सकता हूं क्योंकि 20,000 हमें स्पेकुलेशन पे कमाना है, हमें आज पोजीशन लिए, हमें कल या परसों में स्क्वायर ऑफ करनी है। उसमें क्या होगा, आपको ब्रोकर्स लीवरेज प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ ब्रोकर्स 10 टाइम लीवरेज प्रोवाइड करवाते हैं, एवरेज मान लीजिए 10 टाइम प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ 8 कुछ 12 टाइम्स, कितने टाइम्स हो सकता है, बट एवरेज मान लीजिए 10 टाइम लीवरेज प्रोवाइड करवाते हैं फ्यूचर में। तो अगर मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हैं तो 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख रुपीज की मैं पोजीशन ले सकता हूं। अगर मैं 2 लाख को 2,000 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 100 शेयर्स आएंगे, 100 शेयर्स। और 100 शेयर्स का क्या मतलब है, अगर 50 रुपीज की फ्लक्चुएशन आती है तो मैं 5,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा सकता हूं, राइट गाइस। तो गाइस
डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव के थ्रू आप इतना ध्यान रखिएगा, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर्स नहीं मिलेंगे, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक नहीं बनेंगे। जब आपने शेयर्स परचेज किए थे कैश में, तब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की आपने ओनरशिप खरीदी थी और आप उसके मालिक थे। ऑल्दो आपकी शेयर होल्डिंग सिर्फ 10 शेयर्स थी, बट स्टिल यू वर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड यू हैड द राइट टू रिसीव द डिविडेंड्स। बट डिविडेंड्स होता है प्रॉफिट का, वो आगे मैं आपके वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट एज ऑफ नाउ प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। बट जब मैं डेरिवेटिव और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूंगा, तब बस मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूं, मैं कंपनी की मुझे ओनरशिप नहीं मिल रही है, कंपनी के रजिस्टर में मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, मैंने आज लिया है, कल मैं अपनी पोजीशन या परसों अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का मेरा मोटिव है स्पेकुलेशन करके प्रॉफिट कमाना, और मुझे स्पेकुलेशन में जो प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा और मैं कंपनी का ओनर नहीं कहलाऊंगा। राइट गाइस, अब ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी ऐसा ही होता है। उसकी एक एक्सरसाइज प्राइस होती है कि मान लीजिए 2000 एक्सरसाइज प्राइस हो सकती है रिलायंस की, 1500 हो सकती है, 1600 हो सकती है, बट वो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। वो भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे, स्पेकुलेट करेंगे और अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। आपको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कंपनी का ओनर नहीं बनना। बाकी ऑप्शन होते क्या है, कैसे काम करते हैं, वो हम अपनी अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो राइट गाइस, आई थिंक आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का क्या फ़र्क है, मेजरली क्या फ़र्क है। बाकी हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट गाइस, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला स्टॉक मार्केट से। मैं आपको समझाता हूँ स्टॉक मार्केट में क्या क्या पोजीशन ले सकते हैं हम लोग। कैश में पोजीशन ले सकते हैं और डेरिवेटिव में पोजीशन ले सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं। वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्री टाइप करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री टाइप किया मैंने। सो रिलायंस देखिए, अब रिलायंस में मेरे पास मैंने ऑल टाइप सेलेक्ट कर रखा है, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, ETF, इंडेसेस सब सेलेक्ट कर रखा है, ऑल टाइप्स। तो आप देखिए रिलायंस में जब मैं लिख रहा हूँ तो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। आ रहा है NSE से मैं रिलायंस का स्टॉक खरीद लूँ, BSE एक्सचेंज, मैं समझा चुका हूँ आपको कि NSE और BSE एक्सचेंजेस है हमारे। मैं BSE से रिलायंस का स्टॉक खरीद लूँ। इन दोनों केस में हम लोग अगर 20,000 का शेयर 20,000 रुपीज़ के शेयर उठा रहे हैं, दैट इज 10 शेयर उठा रहे हैं, हमें पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ये स्टॉक है। दूसरा, अब हम देखेंगे इसमें फ्यूचर्स। अगर हम लोगों को सिर्फ स्पेकुलेट करना है, थोड़े टाइम के लिए हम लोगों को आज खरीद के कल बेचना है, स्पेकुलेट करके प्रॉफिट अर्न करना है, देन वी विल बी टेकिंग द फ्यूचर और द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, नवंबर एक्सपायरी है इसकी, 26 नवंबर 2020 एक्सपायरी इस कॉन्ट्रैक्ट की। यानी ये अगर आप आज खरीदते हैं तो 26 नवंबर को एनी हाउ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और जो पोजीशन होगी आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आप पहले कर देते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी इच्छा है। अगर आप नहीं करते हैं तो 26 नवंबर को जब इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, ये अपने आप ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। राइट गाइस, सो ये हो गया हमारा फ्यूचर्स और ये ऐसे ही हमारा हो गया ऑप्शंस। ऑप्शंस देखिए, आप मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज प्राइस हो सकती है, प्राइस बता रहा था मैं, जैसे 1760 एक्सरसाइज प्राइस, 1780, 1800, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सेल कॉल, बाय कॉल। ये ऑप्शंस में काफ़ी कुछ होता है स्टडी करने का, जो कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बाकी एज ऑफ नाउ अभी आप देखेंगे कि हम लोग या तो उसका कैश स्टॉक कैश में उठा सकते हैं, ये रहे रिलायंस के कैश में उठाने के ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज के। जैसे ये रिलायंस है, देखिए रिलायंस के NSE BSE, और ये बाकी रिलायंस की और भी कंपनीज हैं लाइक रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, बट हम मेन अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये दोनों है। बाकी हमारे ये देखिए नीचे ये हमारे ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि हम लोग खरीद सकते हैं स्पेकुलेशन करने के लिए। राइट गाइस, एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिलायंस की इतनी सारी कंपनीज हैं, रिलायंस की आपको पता हो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और ये अपनी मेन है ही रिलायंस इंडस्ट्री। तो फिर सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्यों आ रहे हैं, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं, बाकी रिलायंस की कंपनीज के क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि गाइस वो रिलायंस की और कंपनीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में अवेलेबल ही नहीं है। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे NSE है, NSE सारे देखिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करता है, सारे NSE के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंज है हमारे, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो नेशनल लेवल के हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, दैट इज NSE एंड BSE। तो ये जो सारे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमारा NSE ऑफर कर रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो गाइस उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी इस स्टॉक में इतनी लिक्विडिटी आनी चाहिए, आपके इस स्टॉक का डेली वॉल्यूम इतना होना चाहिए। तो उन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कुछ स्टॉक्स के मिलते हैं। ऑल्दो अराउंड 6000 स्टॉक्स लिस्टेड होंगे NSE पे, बट 6000 स्टॉक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ओनली अराउंड 200 आई गेस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है, जिसमें हम लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स खरीद और बेच सकते हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट गाइस, सो ये रीज़न है आपको बाकी दिख नहीं रहे।
सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं। हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री के अगर हमें ओनरशिप खरीदनी है, होल्डिंग खरीदनी है, तो हम लोग को 2,20,000 रुपीज़ देके कैश में खरीद सकते हैं। दूसरा, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर का, जिसमें हमें लीवरेज मिलेगी। मान लीजिए 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें 2 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, हम लोग 20,000 के रुपीज़ अकाउंट में है, उसके बेसिस पे भी हम लोग स्टॉक वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं। ऑल्दो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 26 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगा और हमारी पोजीशन अपने आप ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आप आज खरीदते हैं, जैसे आज मान लीजिए 30 अक्टूबर है, तो हम चाहे तो इसे कल या परसों स्क्वायर ऑफ कर दें। अगर हम लोग होल्ड करना चाहें तो हम लोग 26 नवंबर तक होल्ड कर सकते हैं, बट 26 नवंबर को ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और जो पोजीशन होगी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस जो हमारा होगा उस समय जो डिफरेंस आ रहा होगा हमारे बाय और सेल प्राइस में, वो हमें बुक हो जाएगा और हमें उस हिसाब से क्या हमारी पेमेंट हो जाएगी। राइट गाइस, तब तक वो आपका जो 20,000 है, जो 10 टाइम लीवरेज है, 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 20,000 अमाउंट वो आपका ब्रोकर ब्लॉक करके रखेगा, बिकॉज उसे मालूम है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया है और ये अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ही डेरिवेटिव ऑप्शन अलाउड है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड है। तो फ्लक्चुएशन जितनी भी आती है, 20,000 रुपये से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। 20,000 रुपये का प्रॉफिट होगा या 20,000 रुपये का लॉस होगा, तो ब्रोकर ने इसलिए आपसे 20,000 रुपये पहले ही ब्लॉक करके रख लिए हैं। अगर इन केस आप डिफॉल्ट भी करते हैं, तो वो अगर आप डिफॉल्ट पेमेंट में कर जाएँ, तो पेमेंट कर भी जाएँ, तो अभी वो 20,000 से सेटल कर लेगा ब्रोकर आपका। राइट गाइस, सो दिस वॉज अबाउट द स्टॉक मार्केट। नाउ लेट्स डिस्कस द बॉन्ड मार्केट। सो गाइस, बॉन्ड मैंने आपको बताया था एक डेट है, बेसिकली हम लोग एक कंपनी को लोन दे रहे हैं, तो इसमें एज सच कुछ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का वो नहीं होता, सीधा एक प्रॉपर बॉन्ड्स होते हैं। फायर्स पे नहीं है, मैं आपको जीरोधा पे दिखाता हूँ। जीरोधा के मैं आपको मनी कंट्रोल पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए बॉन्ड्स लिखा मैंने, ये एक तरीके का लोन है जो आप कंपनीज को देते हैं। ऑल्दो ये बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं, तो आप कभी भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, आपको बीच में अगर पैसे की वापस ज़रूरत है तो। राइट गाइस, नहीं तो आप मैच्योरिटी तक होल्ड करें, तो मैच्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्रिंसिपल आपको मैच्योरिटी पे रिफंड हो जाएगा। ये बॉन्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड देख लीजिए आप। तो गाइस, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे इसका इस समय 5,090 रेट चल रहा है। तो अगर आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं, आपको ये कैश में ही खरीदने होंगे। अगर आपको 10 बॉन्ड खरीदने हैं, तो 5,090 का रेट चल रहा है इंटू 10, आपको 50,900 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे और आपको उतने बॉन्ड्स मिल जाएंगे। और इस बॉन्ड से आपको मतलब है आप कंपनी को जिसका भी बॉन्ड है आप उसको लोन दे रहे होंगे। राइट गाइस, सो ये हमारा बॉन्ड का हो गया। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमोडिटी का। कॉमोडिटी में गाइस, जैसे हम लोग गोल्ड की बात करें, अब हम लोगों को गोल्ड फिजिकली खरीदना है। राइट, गोल्ड एक कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी जो ट्रेड भी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टाइप करके, देखिए मैंने ऑल टाइप किया है, गोल्ड नहीं मैं सिल्वर करता हूँ, क्योंकि गोल्ड की कुछ कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। जैसे मैंने टाइप किया, जैसे आपको दिखाता हूँ, कन्फ्यूजन है। गोल्ड टबैको लिमिटेड एक रैंडम कंपनी है, वो आ रही है, इसलिए हम ऐसा स्टॉक ऐसा कॉमोडिटी उठाते हैं जिस नाम की कंपनीज कम हो। राइट, सिल्वर, ठीक है, हमने सिल्वर उठा लिया। ये सिल्वर कंपनी आ रही है, सिल्वर टच लिमिटेड, इसलिए दिख रहा है। बाकी चलो मैं क्रूड ऑयल कर देता हूँ, जिससे कि कोई कंपनी ना आए। देखिए क्रूड ऑयल कर दिया मैंने। राइट, अब गाइस जैसे कैश में इसमें क्या होता है, ये कमोडिटी, इसमें सिर्फ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कमोडिटी में, क्योंकि कमोडिटी कैश में नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, अगर हमें फिजिकली खरीदना है, इसमें क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता था, हम लोग उस कंपनी की ओनरशिप खरीदते थे, हम लोग एक तरीके से कंपनी के मालिक बनते थे और अपने जो हिस्सा हमने खरीदा है कंपनी का, उसके बदले हम लोग उसको कंपनी को पैसे दे देते थे। जैसे मैंने बताया 20,000 का हमने रिलायंस इंडस्ट्री को दिया, 10 शेयर ले लिए और रिलायंस के हम लोग ओनर बन गए, कुछ परसेंटेज शेयर होल्डिंग के। राइट, अब इसमें क्या हो रहा है क्रूड ऑयल में और जो भी सारे हमारी कमोडिटी में, अब हमें अगर गोल्ड खरीदना है, अगर हमें गोल्ड खरीदना है, तो ऐसा तो है नहीं गोल्ड कोई कंपनी है, गोल्ड एक कमोडिटी है, एक असेट। राइट, तो गोल्ड को हम लोग खरीदना है, तो हम लोग फिजिकली खरीदना है, तो हम लोग मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। राइट, मतलब हमें मान लीजिए गोल्ड चाहिए, तो हमने फिजिकली जाके मार्केट से खरीद लिया, जो भी रेट चल रहा है अपने जो भी ज्वेलर है उससे जाके हम लोगों ने खरीद लिया। बट ये हो गया हमारा डायरेक्ट फिजिकली इन्वेस्ट करना गोल्ड में। अब मान लीजिए हमें गोल्ड की फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाना है, हमें गोल्ड खरीदना नहीं है, तो उन लोगों के लिए, या फिर और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे हमें अपनी पोजीशन हेज करनी है, जूलर्स जो हेज करते हैं, मैंने आपको बताया था फार्मर्स भी हेज करते हैं अपनी पोजीशन, इसलिए कमोडिटी मार्केट यूज होता है, वो एक सेपरेट रीजन है। बट अगर हमें रियल में गोल्ड खरीदना है, तो हम लोग जूलर से खरीदेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें रियल गोल्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ये हम लोग स्पेकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अपनी हेजिंग के लिए, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ।
अब मान लीजिए मुझे गोल्ड में मुझे मालूम है आज 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम है, कल 52,000 हो जाएगा, तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीद के रख लूँगा। सेम वही इसमें भी लीवरेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब 50,000 का चल रहा है, 10 का इसके कॉन्ट्रैक्ट की एक फिक्स अमाउंट होती है ऑलरेडी, जैसे 10 ग्राम्स होगी, हैं 10 ग्राम्स का हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा। हाँ 10 ग्राम्स मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैसे 100 ग्राम्स का है, तो 10 × 10 तो 52,000 रुपीज़ अगर गोल्ड की रेट चल रही है, तो उसका हम लोग 10 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,20,000। तो 5,20,000 का हमारा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा एक गोल्ड का। हमें 5,20,000 देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 20 या 30,000 रुपये में ही एक गोल्ड का लॉट उठा सकते हैं। मैंने बताया लीवरेज देते हैं हमें ब्रोकर्स इसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में। ऐसे ही हमारा ऑप्शन का, ये हमारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये क्रूड ऑयल का आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स हैं और ये क्रूड ऑयल के नीचे ऑप्शंस हैं। सो गाइस अब आपके क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या अगर फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है ही नहीं तो हम इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, राइट। फिर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में फिजिकल डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं है कमोडिटी केस में। कुछ ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिसमें फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है। कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 10,000 किलो वीट का, राइट। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वीट का हम लोग वीट का ट्रेड नहीं करते, आप देख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट कितने क्वांटिटी का है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया इतना उसका वीट का, तो अगर मैं भी हो सकता है बीच में अपनी स्क्वायर ऑफ कर दूं पोजीशन, जैसे 1 महीने की एक्सपायरी है, 1 महीने की एक्सपायरी होती है अपनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर 1 महीने की एक्सपायरी है और मैंने 1 महीने तक उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मैंने अगर वीट खरीदा है, वीट का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, अगर मैंने वीट का कॉन्ट्रैक्ट सेल करके अपनी पोजीशन बंद नहीं करी, तो मुझे उस मंथ के एंड में वीट की डिलीवरी लेनी होगी। अगर मैंने बाय किया है तो मुझे लेना पड़ेगा, मुझे खरीदना पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रह जाएंगे वीक की मंथ की एक्सपायरी तक, उस कॉन्ट्रैक्ट को फिजिकली सेटल करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो आप डिफॉल्टर कहलाएंगे। कुछ कमोडिटीज में ऐसा एमसीएक्स में प्रेजेंट है, बट कुछ मोस्टली कमोडिटीज में सिर्फ कैश सेटलमेंट है। अगर आप पहले स्क्वायर ऑफ कर दें एक्सपायरी से तो वेल एंड गुड। अगर आप एक्सपायरी तक स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे, अगर आप जैसे 26 जैसे आप देखेंगे क्रूड ऑयल की इसकी 28 नवंबर एक्सपायरी है, ठीक है। अगर आप लोग 20 नवंबर की जो एक्सपायरी है उस तक अपना कॉन्ट्रैक्ट 19 नवंबर 2020, ठीक है, 19 नवंबर 2020 की इसकी एक्सपायरी है क्रूड ऑयल की। अगर आप इस तारीख तक सेटल नहीं करें तो आपका कैश सेटल हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने क्रूड का इसका क्रूड का प्राइस देखते हैं अभी क्या चल रहा है, 2698 चल रहा है, राइट। अगर ये 3,000 हो जाता है, 3,000 हो गया, आपने बाय किया कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका तो अप्रॉक्सीमेटली 698 302 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होगा पर क्रूड। इसका अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर 10 का है, 10 बैरल का है, तो इंटू 10 टाइम हो जाएगा, तो 300 इंटू 10 3,000। तो आपका जो 3,000 का प्रॉफिट आ रहा होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर 3,000 लॉस हो रहा होगा तो जो आपका अमाउंट होल्ड कर रखा है उसने उसमें से काट के आपको दूसरी पार्टी को पे कर देगा। तो ये एक्सपायरी पे क्या हो रहा है क्रूड ऑयल के केस में, कैश सेटलमेंट हो रहा है। बट क्रूड ऑयल के केस में कैश सेटलमेंट हो रहा है, बट कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी में अगर एक्सपायरी तक आपका पोजीशन होल्ड रहती है, आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते, तो आपका फिजिकली सेटल होगा। आपने अगर बाय कर रखा तो आपको वीट सच में खरीदना पड़ेगा, अगर आपने सेल कर रखा तो आपको वीट सच में वो सप्लाई देनी पड़ेगी, आपको बेचना पड़ेगा। सो राइट गाइस, इससे मैं समराइज कर देता हूँ। कमोडिटी में इसलिए कैश का ऐसा कोई हिसाब नहीं है, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो आपका कैश सेटल्ड होगा, जिनमें फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, और जिसमें फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है आप पहले स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कैश का जो डिफरेंस होगा वो मिल जाएगा। मगर आप अगर एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो आपको वो फिजिकली वो गुड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सो गाइस, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट में जैसे मैंने बताया, मैं सपोज कीजिए मैं यूएस जा रहा हूँ ट्रैवल करने के लिए और मुझे डॉलर चाहिए क्योंकि मुझे यूएस में डॉलर में ही खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर मुझे फिजिकल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रुपी लेके बैंक के पास या फिर जो एक्सचेंज करेंसी कन्वर्टर होते हैं उन लोगों के पास जाऊंगा, अपने रुपी दूंगा और उनसे डॉलर ले लूंगा और अपना यूएस चला जाऊंगा, उन डॉलर को वहाँ पे खर्चा कर लूंगा। बट सपोज कीजिए मुझे डॉलर चाहिए ही नहीं, मुझे फिजिकली डॉलर चाहिए ही नहीं और मुझे सिर्फ स्पेकुलेट करके प्रॉफिट कमाना है और ट्रेड करना है। इस केस में मुझे कैश में खरीदना ही नहीं है, इस केस में मुझे कैश में खरीदना ही नहीं है, और वो वाला लॉजिक कहीं आता ही नहीं है। जैसे स्टॉक के केस में हम लोग कंपनी की ओनरशिप खरीदते थे, इसमें हमें डॉलर रियल में चाहिए नहीं, और डॉलर कोई कंपनी तो है नहीं जिसकी हमें ओनरशिप खरीदनी है। तो हमें डॉलर की अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर फिजिकल होगी तो हम बैंक और जो कन्वर्ट होते हैं उनसे फिजिकली ले लेंगे और अपनी स्पेंडिंग कर लेंगे। पर सपोज कीजिए मुझे स्पेकुलेट करना है, मुझे मालूम है आज यूएस डॉलर का 75 चल रहा है, कल 80 हो जाएगा, इसलिए मुझे डॉलर खरीदना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना ट्रेड करूँगा और मैं अपने मार्केट जो बने हुए हैं
वहाँ से करेंसी में ट्रेड करूंगा, अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लगा लूंगा, खरीद लूंगा। इसमें कैश का, इस केस में भी कैश का कहीं लॉजिक ही नहीं आएगा, कैश मार्केट का यूज ही नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट का है, और हम लोग उसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स खरीद सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सेम वही, इसकी भी एक्सपायरी होती है, इसमें भी लीवरेज मिलता है। मान लीजिए अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख का है तो 20-30 हज़ार में लॉट उठ जाता है एक, और इसमें भी पूरी स्पेकुलेशन से लोग प्रॉफिट कमाते हैं। सर मैं आपके सामने टाइप करता हूँ USD INR, सॉरी क्या दे दिया मैंने, USD INR। देखिए USD INR जैसे मैंने टाइप किया, ये सारे NSE हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें MCX पे भी है, बस इसमें फायर सिर्फ NSE का दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ आपको, USD INR। मुझे लॉग इन करने पड़ेगा ज़रूरत में, इस पर दिखा नहीं रहा है, बट आप इतना USD, जैसे मैंने आपको बताया करेंसी हमारा MCX पे भी ट्रेड होता है, 9 to 5 उसका टाइमिंग होता है, और हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे भी है, NSE पे भी है, राइट। NSE भी ऑफर करता है एक्सचेंज, MCX भी ऑफर करता है करेंसी में ट्रेड करने के लिए। चलिए अभी हम यहाँ पे USD INR टाइप करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मुझे INR USD खरीदना है तो मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। देखिए NSE पे ये तो एक्सचेंज है, बाकी यहाँ देखिए आप सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो और ऑप्शन, यहाँ पे कोई कैश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे रिलायंस में आ रहा था ना, एक स्टॉक का ऑप्शन, एक फ्यूचर का ऑप्शन और एक ऑप्शन का ऑप्शन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आ रहे हैं। हम लोग यही इसी में फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप घबराइए मत, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हैं, मतलब क्या क्या हम लोग ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में, राइट। मतलब जो जो हमें डिफरेंट मार्केट्स हमने समझ लिए, अब उस तरीके उस मार्केट में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड है जो हम लोग ले सकते हैं एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर। सो गाइस अब मैं एक तरीके समराइज कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट में हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दूसरा हम लोग स्टॉक कैश में खरीद सकते हैं। अब आप लोगों को कहते हुए सुनिए कि कैश में रिलायंस ले ले, तब आपको समझ में आएगा कि अब कैश में लेने से क्या मतलब है। क्योंकि अगर हम फ्यूचर में भी लेते हैं तो अभी हम कैश तो दे ही रहे होते हैं, बट हमें लीवरेज मिलता है। 2 लाख रुपीज़ का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं सिर्फ 20,000 रुपये देके। मगर आपको कैश में खरीदना है, तो अगर आपको कैश में खरीदना है स्टॉक, तो आपको 20,000 के 20,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, राइट गाइस। अब आपको समझ में आ जाएगा जब लोग बोले कि रिलायंस को कैश में उठा ले, या रिलायंस का फ्यूचर का एक लॉट उठा ले, या रिलायंस का एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इस सब में आपको डिफरेंस अब इजीली समझ में आएगा। और हम लोग बॉन्ड मार्केट की बात करें तो बॉन्ड मार्केट एक तरीके का लोन है, वो प्योर कैश में होता है। अगर हम लोग लोन दे रहे हैं किसी को तो प्योर कैश में ही देंगे, और वो लोन हम लोग बीच में स्क्वायर ऑफ, अगर वो लिस्टेड बॉन्ड है तो हम लोग अपनी पोजीशन बीच में स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, किसी और को वो बॉन्ड बेच के अपने पैसे निकाल सकते हैं वापस। अगर हमें नहीं बेचना, पैसे जरूरत नहीं है, तो हम लोग मैच्योरिटी तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये होगा हमारा बॉन्ड मार्केट। कमोडिटी मार्केट में कैश का कोई फंडा नहीं होता, सिर्फ अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। कुछ में एक्सचेंज ने फिजिकली डिलीवरी मैंडेटरी कर रखी है, कुछ में सिर्फ कैश सेटलमेंट कर रखा है। अगर आप एक्सपायरी तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते कैश सेटल के केस में, तो आपका कैश सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस है आपको कैश में मिल जाएगा। अगर आप जिस कमोडिटी में फिजिकल डिलीवरी मैंडेटरी है और आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, तो वो आपको फिजिकली प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अगर वीट में फिजिकल पॉसिबल है तो आपको वीट देना, अगर आपने 10,000 किलो का कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको 10,000 का वीट फिजिकली आपको गेहूं देना पड़ेगा दूसरी पार्टी को जिसने खरीदा है, राइट गाइस। ये हो गया अपना कमोडिटी। और दूसरा हमारा सबसे लास्ट में एंड में फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में भी यही है, अगर आप फिजिकली खरीदना चाहते हैं US डॉलर और आपको खर्चा के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए फिजिकल चाहिए, आप बैंक और करेंसी कन्वर्टर से लीजिए। बट आपको ट्रेड करना है, स्पेकुलेट करना है, और स्पेकुलेट करके प्रॉफिट कमाना है, तो आप मार्केट में कीजिए। मार्केट में USD INR या और भी जो भी करेंसी है उनके आपको ऑप्शंस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। इसमें भी एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं आप लोग, तो इसमें आपकी कैश सेटल हो जाता है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आपका एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो आपको US डॉलर आपको फिजिकली नहीं मिलेगा, इसमें जो डिफरेंस होगा वो कैश सेटल हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा आपको कैश में एडजस्ट कर लिया जाएगा, राइट गाइस। सो आपको आइडिया लगा होगा कि व्हाट आर द पॉसिबल ट्रेड्स इन ईच मार्केट, एंड आई थिंक आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. So guys, let's see what is the next topic. Next topic will be the number of stock exchanges in India, and I think the next section will start, which is introduction of the stock market. Till now we were
covering this section, introduction to markets. So this was a broad topic in which we were covering all the markets, all the important markets: forex, commodity, bond and equity. Now we will narrow our discussion. We will move to stock market. As I told you in the beginning, we will start with the broad discussion and we will narrow it down. So next section is introduction to the stock market. So we will be discussing about, we will be going in detail about stock market specifically. So guys, thank you so much. I will see you in my next video.